हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है 9 मार्च 2024। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो रहा होगा। देख सकते हैं अपकमिंग जेपीएससी का पेपर होने वाला है, जिसका डेट जो है वो 17 मार्च को है। आई होप आप लोग जेपीएससी का, जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा होगा, उनकी तैयारी लगभग हो चुकी होगी, रिवीजन आप लोग कर रहे होंगे। एक तरह से बहुत अच्छे से रिवीजन विजन करते हुए चलिएगा। पेपर को बहुत पॉजिटिव वे में लीजिएगा, कॉन्फिडेंटली पेपर को दीजिएगा। इसके अलावा भी आपका फिर उसके बाद 2 महीने बाद आपका फिर यूपीएससी का पेपर है, और फिर अपकमिंग बीपीएससी का भी पेपर भी उसके बाद फिर होने वाला है। तो रिवीजन करते हुए चलिए, रिवाइज अच्छे से करते हुए चलिए। जितने भी करंट अफेयर के पोर्शन है, जो भी सिलेबस का पोर्शन है, एक स्ट्रैटेजी अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो बना लीजिएगा। रूटीन अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं बनाया तो रूटीन बना करके उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। हर दिन डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टाइम हर सब्जेक्ट को दीजिए और रिवीजन करते हुए चलिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। अच्छे से हर एक न्यूज़ को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। और देखिए, रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी करंट अफेयर का पोर्शन, और इसीलिए लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ ताकि आप उसको अटैम्प्ट कर सकें कमेंट सेक्शन में, और अपने जो भी क्वेश्चंस के आंसर है उस वो आंसर कर सके कमेंट सेक्शन में। तो अच्छे से सारे न्यूज़ को कवर करते हुए चलिएगा। ज़रूरी नहीं कि जो हम लोग आज के डेट में करंट अफेयर कवर करेंगे उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हो। एक तरह से रिवीजन को लेकर के बैक टू लास्ट वीक का भी आपके क्वेश्चंस आपके रह सकते हैं। तो कोशिश करते हुए चलिएगा, रिवीजन करते हुए चलिएगा डेट वाइज हर दिन का करंट अफेयर को। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला करंट अफेयर आपके सामने ये रहा। इंटरनेशनल वुमेंस डे, जो कि कल का दिन था, 8 मार्च को हर साल यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 8 मार्च को हर साल ये बेसिकली जो इक्वलिटी है, जेंडर इक्वलिटी है, उसी के ऊपर ये क्या करता है, फोकस करता है। और ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको हर साल 1977 से इसको मनाना स्टार्ट कर दिया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसमें लैंगिक समानता, प्रजनन अधिकार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है ये दिवस, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके पहले इसको जो रिपोर्ट किया गया था, इसका पहला संस्करण जो है 28 फरवरी 1919 को न्यूयॉर्क शहर में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका द्वारा इसको आयोजित किया गया था, महिला दिवस। लेकिन बाद में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा हर साल 1977 से। तो देख सकते हैं इसके प्रचार के बाद IWD यानी इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है मुख्य धारा का वैश्विक अवकाश यहाँ पे बन गया है। देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल इसको 8 मार्च को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। उसी से लेकर के ये आपका न्यूज़ है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कल के दिन में हम लोगों ने बहुत सारे महिलाओं को लेकर के देखा था, जिन्होंने हमारे समाज में बहुत अहम भूमिका उनके द्वारा निभाई गई है। उसी को लेकर के हम लोग आज बात करें तो वुमेंस डे में जो और महिला है जो कल रह गई थी, जो बेसिकली राजनीति से बेसिकली बिलोंग करती हैं, जिन्होंने अपना बहुत अच्छी भूमिका राजनीति के सेक्टर्स में निभाई है, उनके बारे में आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस दिन के उपलक्ष्य में, ये ध्यान रख सकते हैं। तो इंदिरा गांधी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी है, ये ध्यान रख सकते हैं। भारत की पहली प्रधानमंत्री थी, जो कि 1966 से 1967 तक यहाँ पे इनके द्वारा सेवा की गई है, सर्व की है हमारी कंट्री को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, दूसरा सुषमा स्वराज जी हैं, जो 7 बार संसद सदस्य रह चुकी हैं और 3 बार यहाँ पे विधानसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं, देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगली अगर हम लोग पर्सनालिटी की बात करें तो शीला दीक्षित आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो दिल्ली के सीएम भी रह चुकी हैं और केरल की राज्यपाल भी थी, ये ध्यान रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो आप देख सकते हैं 15वें राष्ट्रपति के रूप में ये भारत की आज के डेट में सर्व कर रही हैं, सेवा दे रही हैं, देख सकते हैं आज के डेट में नियुक्त है। इसके अलावा निर्मला सीतारमन जी की बात करें तो भारत में वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री के पद पर ये नियुक्त की गई हैं, देख सकते हैं। फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है आज के डेट में ये अपॉइंटेड, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये भी महिला दिवस विशेष के रूप में राजनीति में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं महिला, वो आप देख सकते हैं अब तक जो भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं और जो निभा रही हैं, उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जाना। आई होप आप लोग को ये सारे महिला को लेकर के याद हो गया होगा, हर एक चीज़ कौन किस टाइम पे किस किस जगह के लिए वो बेसिकली सर्व की है हमारी कंट्री को लेकर के, ये ध्यान रख सकते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, देख सकते हैं। और ये बेसिकली जो सेलिब्रेट किया गया ये कहाँ पे, ये दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। साहित्य उत्सव, साहित्योत्सव, जिसका क्या नाम है, साहित्योत्सव, याद रखिएगा, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है, ठीक है। और ये 70 साल जो आप देख सकते हैं, 70 साल पूरे होने पर ये महोत्सव जो है, ये साहित्य अकादमी का यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। और एक तरह से 100 से अधिक प्रसिद्ध लेखकों और विद्वानों की यहाँ पे भागीदारी है, ये ध्यान रख सकते हैं, जो कि पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इसका जो फेस्टिवल का जो हाईलाइट अगर हम लोग बात करें, महोत्सव का मुख्य आकर्षण जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का प्रस्तुति समारोह होगा, ठीक है, जहाँ पे 12 मार्च को नई दिल्ली के कमानी सभागार में आयोजित किया जाएगा। देख सकते हैं दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में 12 मार्च को जो है वो बेसिकली ये सेरेमनी जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा साहित्य अकादमी अवार्ड्स को लेकर के, ठीक है। और इसी फेस्टिवल को यहाँ पे क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा, महोत्सव को मनाया जाएगा। चीफ गेस्ट की बात करें तो चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे प्रतिभा राय यहाँ पे होंगी, जो कि बेसिकली उड़िया लेखक, देख सकते हैं उड़िया लेखिका है वो प्रतिभा राय जी यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, ये ध्यान रख सकते हैं। इस उत्सव का नाम क्या है, साहित्योत्सव, याद रखिएगा। ये दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में इसका आयोजन 12 मार्च को हो रहा है। 70 साल के उपलक्ष्य होने को लेकर के, 70 साल पूरे होने को लेकर के ये बेसिकली जश्न यहाँ पे मनाने जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिटरली फेस्टिवल की बात यहाँ पे कही जा रही है, साहित्यिक उत्सव की बात कही जा रही है, जिसका नाम क्या है, साहित्योत्सव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ जो है वो पनामा सिटी से रिलेटेड है। पनामा यहाँ पे आप देख सकते हैं ISA का 97वां मेंबर जो है उसका सदस्य यहाँ पे बन गया है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो पनामा जो है 97वां सदस्य यहाँ पे बन गया है। इसकी घोषणा जो है वो रणधीर जायसवाल के द्वारा की गई है। कौन है ये, तो ये बेसिकली एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है, ये ध्यान रख सकते हैं। इन्हीं के द्वारा ये घोषणा यहाँ पे की गई है। कौन, रणधीर जायसवाल, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा 5 मार्च को अगर हम लोग बात करें तो माल्टा जो देश है वो भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश जो है वो बन गया है, देख सकते हैं 119वां देश बना है। कौन, माल्टा, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ ISA जो है वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो ISA जो है वो भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में भी इसकी कल्पना की गई है, देख सकते हैं। ज्वाइंट एफर्ट आप देख सकते हैं ISA का जो है वो किसके किसके द्वारा यहाँ पे जो एफर्ट लिया गया है वो किस किस देशों के द्वारा लिया गया है, तो इंडिया और फ्रांस के द्वारा ये लिया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें वर्तमान में तो टोटल अगर सिग्नेटरीज की बात करें यानी हस्तकर्ता की बात करें तो टोटल आप देख सकते हैं 116 देश यहाँ पे हैं जो ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करता है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये इसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। इसकी हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे, गुरुग्राम में आपको देखने को मिलेगा, भारत में, ये ध्यान रख सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर एलियंस की बात करें टोटल आप देख सकते हैं माल्टा 119वां देश यहाँ पे बन गया है। और यहाँ पे रणधीर जायसवाल जो है इन्होंने यहाँ पे घोषणा की है 97वां मेंबर जो है इसका सदस्य यहाँ पे बन गया, गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां यहाँ पे सदस्य जो है वो पनामा बन गया है। पनामा का अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये कैरेबियन सी और नॉर्थ पैसिफिक ओशन के बीच में, ठीक है, उत्तर प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा ये देश। अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो कोस्टा रिका आप देख सकते हैं, कोलंबिया देख सकते हैं, इसके बीच में ये पनामा आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी कैपिटल की बात करें देख सकते हैं यहाँ पे पनामा यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ तो और अच्छे से आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोलो डी लोस मॉस्क्यूलोस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ बे ऑफ पैनामा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ गल्फ ऑफ पैनामा भी आप देख सकते हैं, रियो बैलेसास के बगल में आप देख सकते हैं। और यहाँ क्रिक्की गोलो डी क्रिक्की आपको यहाँ पे देख सकते हैं। आइसली डी कोइबा आपको ये आइलैंड देखने को मिलेगा। तो ये सारे जगह आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे इल टिग्रे यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, लोकेटेड है, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी पैनामा सिटी द कैपिटल ऑफ पैनामा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कैपिटल है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो इसकी पॉपुलेशन 4.5 लाख के आसपास है।
अगर हम लोग बात करें यहाँ के स्थापना की, तो पेड्रोस एरियाज डी एविला के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसका गठन जो है, स्थापना जो किया गया था 15 अगस्त 1519 को किया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। और पनामा प्रोविंस जो है, पनामा प्रांत यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पनामा से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अब वर्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं। तो वर्ड ऑफ द डे की अगर हम लोग बात करें तो तिरुनी, तिरुनी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वर्ड ऑफ द डे है। इसका समानार्थक शब्द की बात करें, इसका मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है डिक्टेटरशिप, जिसको तानाशाही कहते हैं, या फिर उत्पीड़न यानी ऑपरेशन इसको कहा जाता है। और अगर इसके विलोम शब्द की बात करें, विपरीतार्थक शब्द की बात करें, तो इसका मतलब क्या हो गया, तानाशाही का उल्टा क्या हो गया, स्वतंत्रता यानी लोकतंत्र की बात यहाँ पे कही जा रही है, फ्रीडम की बात कही जा रही है, डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे कही जा रही है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसके निमोनिक्स की, तो इसका मतलब होता है अत्याचार या अत्याचार की नैनी के रूप में इसको सोचे, आप देख सकते हैं। और इमेजिन अ टायरेंट हैविंग अ नैनी, यानी मान लीजिए कि एक क्रूर शासक है जिसकी नैनी है, जो जिसको बेसिकली दयालु होना या पालन पोषण करने के बजाय वो बेसिकली क्या है, वो एक तरह से बहुत ही अत्याचारी है, कठोर नियमों और विनियमों को लागू करती है। तो ये इसका मतलब ये हो गया डिटेल्ड वे में। तो इसका एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें तो दे मैनेज टू स्केप द टायरेनी ऑफ द न्यू रिजाइम, यानी वे नए शासन के अत्याचार से बचने के लिए कामयाब रहे, ये उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। टिरूनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं टिरूनी, यहाँ पे बात कही जा रही है टायरोनी। तो ये बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, तानाशाह, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये इंडिया कोस्ट गार्ड और यहाँ पे एक्सरसाइज की बात यहाँ पे की जा रही है। ये एक्सरसाइज जो है कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, यूएस और इंडिया के कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज की बात कही जा रही है। ये एक्सरसाइज पोर्ट ब्लेयर में हुआ है, जिसका नाम क्या है, सी डिफेंडर। ठीक है, इसका नाम क्या है, सी डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो कि भारतीय और यूएसए तटरक्षक बल के साथ यहाँ पे किया गया। सी डिफेंडर बहुत अच्छे से समझते हो चलिएगा। सी डिफेंडर एक्सरसाइज यहाँ पे अभ्यास आपको देखने को मिलेगा, जो कि यूएस का अगर कोस्ट गार्ड की बात करें, जिस जहाज का नाम था बर्थोल्फ, देख सकते हैं बर्थोल्फ आपको देखने को मिलेगा 7 मार्च को भारतीय तटरक्षक बल के साथ सी डिफेंडर 2024 नामक एक संयुक्त अभ्यास आयोजित करने के लिए पोर्ट ब्लेयर पर यहाँ पे ये पहुंचा है। पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात यहाँ पे कही जा रही है। और इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें और यूएस कोस्ट गार्ड बेसिकली इस एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं, और ये एक साथ क्या कर रहे हैं, व्यापक बातचीत होती है इस एक्सरसाइज के अंतर्गत। और एक तरह से ये प्रशिक्षण अभ्यास और सहकारी उपायों में ये बेसिकली ये एक्सरसाइज के अंतर्गत दोनों देशों के बीच में यहाँ पे जो है वो एक्सरसाइज आपको देखने को मिल रहा है। ये जो संयुक्त अभ्यास आप देख सकते हैं, इसको बेसिकली 9 और 10 मार्च को यहाँ पे बेसिकली होना है। ये देख सकते हैं, ये संयुक्त अभ्यास जो है वो पोर्ट ब्लेयर के तट पर होने वाला है 9 और 10 मार्च को, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंट्रैक्शंस आपको देखने को मिलेगा यूएस कोस्ट गार्ड के साथ भारत के कोस्ट गार्ड का, जिसमें ट्रेनिंग होगा, एक्सरसाइज होगा और कोऑपरेटिव मेजर्स आप देख सकते हैं, सहकारी उपायों में यहाँ पे प्रशिक्षण होगा। ठीक है, उसी को लेकर के ये बेसिकली न्यूज़ है। याद रखिएगा सी डिफेंडर एक्सरसाइज जो है वो एक तरह से तटरक्षक बल अभ्यास है भारत और यूएस के बीच में। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ बात करें तो एमएसपी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ आया है, जो कि मंत्रिमंडल की तरफ से इसको लेकर के अप्रूवल दे दिया गया है। किस चीज़ को लेकर के, तो जूट को लेकर के। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे अभी फिलहाल कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है 2024-25 सीजन के लिए। और इसमें जो एमएसपी जो बेसिकली निर्धारित किया गया है वो 5,335 रुपये का प्रति क्विंटल ये तय किया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसी को लेकर के यहाँ पे ये घोषणा की गई है। किस सीजन के लिए, 24-25 सीजन की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे घोषित जो एमएसपी का उत्पादन है वो बेसिकली ऑल इंडिया वेटेड मेजर यानी अखिल भारतीय औसत लागत पर लगभग 64.8% का रिटर्न सुनिश्चित यहाँ पे करता है। तो देख सकते हैं जितना लागत है उसका यहाँ पे रिटर्न आपको 64.8% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रिकमेंडेशन की बात करें तो एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा यहाँ पे की गई थी।
देख सकते हैं, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एमएसपी का प्राइस अभी यहाँ पे रॉ जूट को लेकर के यानी कच्चे जूट को लेकर के यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है मंत्रिमंडल के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, जिसको लेकर के 5,335 रुपये पर क्विंटल यहाँ पे डिसाइड किया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे ये आपका न्यूज़ है। अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली बांग्लादेश को लेकर के आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे शेख हसीना जी के द्वारा अभी बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के, मुस्लिम समुदाय को लेकर के, वहाँ पे उनको लेकर के करेंसीज यहाँ पे यानी मुद्रा की यहाँ पे वकालत की गई है, यानी प्रधानमंत्री मुस्लिम देशों के लिए जो है यहाँ पे साझा मुद्रा की यहाँ पे वकालत की है। तो यहाँ देख सकते हैं शेख हसीना जो है वहाँ की प्रधानमंत्री, मुस्लिम देशों के बीच एक आम मुद्रा शुरू करने का विचार यहाँ पे प्रस्तावित किया है, इनके द्वारा प्रपोज किया गया है, देख सकते हैं। और ये प्रस्ताव जो है वो D8 के लिए प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के दौरान रखा गया था, देख सकते हैं D8 प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के साथ दौरान यहाँ पे लिया गया था, जिसमें कौन कौन लोग शामिल थे, देख सकते हैं बांग्लादेश हो गया, मिस्र हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ईरान हो गया, मलेशिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया। ठीक है, तो ये सारे देशों के साथ मिल करके बेसिकली यहाँ पे इनके द्वारा एक प्रपोजल रखा गया है, जहाँ पे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कॉमन करेंसीज यहाँ पे लागू करने को लेकर के यहाँ पे इनके द्वारा प्रपोजल रखा गया। देख सकते हैं 8 देश है, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड तुर्की, इन सभी देशों में कॉमन करेंसी यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लिए यहाँ पे साझा करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य इसलिए रखा गया ताकि एक तरह से जो ट्रेड हो सके, जो व्यापार हो सके, वाणिज्य हो सके, वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हो, इंक्रीज हो मुस्लिम बहुल देशों के बीच में। उसी को लेकर के ये आइडिया जो है, ये लक्ष्य यहाँ पे, ये उद्देश्य जो है वो रखा गया है शेख हसीना जी के द्वारा इन 8 देशों के साथ। ठीक है, ये इसलिए रखा गया क्योंकि अभी जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो डॉलर में होता है, तो वही ना कहीं कॉस्टिंग ज़्यादा भाग रही है, तो उसको मैनेज करने को लेकर के यहाँ पे कॉमन करेंसीज को लॉन्च करने को लेकर के, शुरुआत करने को लेकर के यहाँ पे इनके द्वारा प्रपोजल रखा गया है। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ था। अगला न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ तो कितनी बार यहाँ पे बता दिया, आप जा करके ये फॉर्मली तरीके से नाटो का सदस्य यहाँ पे बन गया है, कौन? स्वीडन। ठीक है, स्वीडन, ये याद रख सकते हैं। तो औपचारिक रूप से नाटो सैन्य गठबंधन में ये शामिल हो गया है, कौन? स्वीडन देश, ये ध्यान रख सकते हैं। ऑफिशियली आप ये क्या हो गया है, ये ऑफिशियली तौर पर यहाँ पे ये शामिल हो गया है, कितनावें नंबर का सदस्य के रूप में? तो 32वें नंबर के सदस्य के रूप में। किस तारीख को? 7 मार्च को, ये ध्यान रख सकते हैं। 2 साल के बाद यहाँ पे स्वदेशी गवर्नमेंट जब अप्लाई की थी यहाँ पे इसको ज्वाइन करने को लेकर के, तो उसके लगभग 2 साल के बाद यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे सदस्य बनी है, 32 नंबर सदस्य। तो सरकार ने भी मौजूदा सदस्यों में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बाद नाटो में शामिल होने पर मतदान करने के लिए एक असाधारण बैठक यहाँ पे आयोजित किया गया है। ठीक है, तो फिनलैंड यहाँ पे जो कि लास्ट ईयर बना था, लास्ट अप्रैल को इसका सदस्य बना था। रूस के आक्रमण, जब यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की चिंताओं के कारण फिनलैंड पिछले अप्रैल से आधिकारिक तौर पर नाटो का सदस्य ऑलरेडी बन गया था। 31वें नंबर का ये सदस्य था, और 32वें नंबर का सदस्य यहाँ पे स्वीडन जो है वो औपचारिक रूप से आज के डेट में नाटो का सदस्य जो है वो बन गया है। ठीक है, उसी को लेकर के न्यूज़ है। मैप को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो स्वीडन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो बाल्टिक सी के बगल में ये तटीय क्षेत्र ये आपका शेयर करता है स्वीडन। ठीक है, इसकी कैपिटल की बात करें तो स्टॉकहोम या गल्फ ऑफ बॉथनिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। गल्फ ऑफ फिनलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ रीगो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नीचे डेनमार्क आपको देखने को मिलेगा, साथ में नॉर्वे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्वे पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्कैंडिनेवियन मीटर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्कैंडिनेवियन नेशन है जहाँ पे 1000 ऑफ कोस्टल आइलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत सारे लेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको जूम करूँ तो और अच्छे से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं कॉनकमा रिवर आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉन रिवर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे लूले रिवर आप यहाँ पे देख सकते हैं, सरेक्स नेशनल पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो स्केल्टिव रिवर आप देख सकते हैं, ऊमे रिवर देख सकते हैं, अंगरमन रिवर देख सकते हैं, इंडल रिवर देख सकते हैं, लिज्बनन रिवर देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन रिवर देख सकते हैं। तो इतने सारे रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये
स्टॉकहोम है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड्स है, बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे झील्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो स्वीडिश है, ये ध्यान रख सकते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये यूरोप देश में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी को लेकर के आपका न्यूज़ है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है वो बेसिकली आईटी बर्लिन के द्वारा यहाँ पे अभी घोषणा की गई है, किस चीज़ को लेकर के, गोवा को लेकर के यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है, बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर, यानी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का यहाँ पे पुरस्कार जो है आईटीबी बर्लिन के द्वारा गोवा को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बाय द पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन एट द आईटीबी बर्ली कन्वेंशन। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। और जो कि टूरिज्म के सेक्रेटरी ऑफ गोवा टूरिज्म जो है संजीव आहूजा को यहाँ पे पुरस्कार यहाँ पे इसके उपलब्ध में प्राप्त हुआ है, देख सकते हैं। तो ये उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। 5 और 7 मार्च के बीच में ये बर्लिन कन्वेंशन हुआ था, और यहाँ पे बर्लिन एग्जीबिशन का जो मोटो है वो क्या है, पायनियर द ट्रांजिशन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म टुगेदर। ठीक है, तो यात्रा और पर्यटन में एक साथ बदलाव के अग्रदूत यहाँ पे जो है वो बेसिकली इसका मोटो है, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी के ऊपर यहाँ पे बर्लिन कन्वेंशन 5 से 7 मार्च के बीच में हुआ था। ये एग्जीबिशन में ही ये आईटीबी बर्लिन के एग्जीबिशन में ही पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स जो है उनके द्वारा यहाँ पे गोवा को जो है बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर के रूप में यहाँ पे पुरस्कार से नवाजा गया है, देख सकते हैं। और किसको दिया गया ये पुरस्कार, तो संजीव आहूजा यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, उन्हीं को ये बेसिकली पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो कि गोवा के पर्यटन के सचिव हैं, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर किसको दिया गया, गोवा को, ये ध्यान रख सकते हैं। तो गोवा की बात करें, देख सकते हैं इसकी जो बॉर्डर है वो किन किन राज्यों से टच करती है, तो कर्नाटका आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र देख सकते हैं, इनके साथ ये बॉर्डर टच करते हैं। इसको 2 भाग में बांटा गया, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी कैपिटल की बात करें तो पणजी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वास्को ड गामा वाला एरिया है, देख सकते हैं। तो ये 1961 में इसको राज्य के रूप में यहाँ पे बेसिकली 1961 में ये बेसिकली पुर्तगीज के द्वारा, ये पुर्तगीज के कंट्रोल में था, पुर्तगीज के द्वारा इसको भारत में सौंप दिया गया था। तो उस समय ये केंद्र शासित प्रदेश था, और 1987 में बेसिकली ये जा करके इसको राज्य का दर्जा दिया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। बर्ड की बात करें, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल यहाँ की राज्य पक्षी है, डिस्ट्रिक्ट 2 है, जो कि अभी हम लोगों ने देख लिया। फूल की बात करें तो जैस्मिन है, फ्रूट की बात करें तो कैशियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है बेसिकली गोवा से रिलेटेड है। तटीय क्षेत्र की बात करें तो अरब सागर के बगल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये आपका मैप था। आई होप ये लोकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीचेस के लिए ये बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस है, और सबसे पहला आर्टिकल 44 याद होगा आपको, आर्टिकल 44 भी आपका सबसे पहले जो है वो यहीं पे लागू हुआ था। चलिए मुझे बताइएगा, अभी आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन सा है जहाँ पे, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन सा जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे लागू हुआ है, वो बताइएगा, आज़ाद भारत का पहला राज्य। ठीक है, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली यहाँ पे नेशनल क्रिएटर अवार्ड को लेकर के रचनात्मक पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, पहली बार, देख सकते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ है। तो ये सारे कुछ लिस्ट है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो गेमिंग कैटेगरी की बात करें तो किसको दिया गया, निश्चय को दिया गया। फिटनेस कैटेगरी की बात करें, हेल्थ कैटेगरी की बात करें तो अंकित बैजन पुरिया को दिया गया। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो नमन देशमुख को दिया गया। फूड कैटेगरी की बात करें तो कविता सिंह जो है, कविता किचन को यहाँ पे दिया गया। मेल क्रिएटर की बात करें क्रिएटिव सेक्टर में तो अजय रौनक, जिसको बउआ के नाम से भी जानते हैं। क्रिएटर फीमेल की बात करें तो श्रद्धा को दिया गया। फैशन आइकॉन अवार्ड की बात करें तो जानवी सिंह को दिया गया। स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड की बात करें तो मल्हार कलम्बे को दिया गया। यहाँ पे टेक कैटेगरी की बात करें तो गौरव चौधरी को दिया गया। इंटरनेशनल क्रिएटर की बात करें तो ड्रू हिक्स को दिया है। एम्बेसडर ऑफ द ईयर की बात करें तो मैथिली ठाकुर को दिया गया। सोशल चेंज की बात करें तो जया किशोरी को दिया गया। ग्रीन चैंपियन की बात करें तो पंकति पांडे। नैनो क्रिएटर की बात करें तो पीयूष पुरोहित। माइक्रो क्रिएटर की बात करें तो अरिदमन। और सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर की बात करें तो अमन गुप्ता। और इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर की बात करें तो लक्ष्य दबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सभी लोगों को रचनात्मक पुरस्कार यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा
दिया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि हर सेक्टर्स में किन किन को पुरस्कार दिया गया, थोड़ा सा इसको एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा, तो आई होप आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ जो है वो डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड बेसिकली ये आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। तो ये डिजिटल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे कानवा और सीबीएसई के द्वारा यहाँ पे साझेदारी यहाँ पे की गई है। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कानवा और सीबीएसई के बीच में देख सकते हैं लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 8,40,000 जो एजुकेटर्स हैं, अधिक शिक्षकों को यहाँ पे प्रशिक्षित करने के लिए सीबीएसई के साथ साझेदारी यहाँ पे की गई है। और 25 मिलियन छात्रों को यहाँ पे क्या होगा, इसके तहत यहाँ पे लाभ होगा। इसका पहल जो है, इसका पहल क्या करना है, इन्हेंस करना है डिजिटल क्रिएटिविटी को, डिजिटल रचनात्मकता को देख सकते हैं, शिक्षण पद्धतियाँ को, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को, और डिजाइन थिंकिंग की बात यहाँ पे कही जा रही है, उसी को बढ़ावा देना है। ठीक है, पहला फेज जो है टारगेट का वो 30,000 टीचर को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, जिसमें नवीन शिक्षक प्रथाओं और डिजिटल कहानी कहने पर अभिन्न विन्यास और कार्यशालाओं के लिए 30,000 शिक्षकों को लक्षित यहाँ पे किया गया, देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिजिटल स्टोरी टेलिंग की बात कही जा रही है, इन एजुकेशनल प्रैक्टिस की बात कही जा रही है। ठीक है, इन सभी पे यहाँ पे टारगेट किया जाएगा पहले चरण में 30,000 टीचरों पर, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी को लेकर के ये बेसिकली यहाँ पे ये न्यूज़ है, ताकि एक तरह से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। और कैनवा जो है वो सीबीएसई के साथ क्या किया है, पार्टनरशिप कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से लगभग आप देख सकते हैं 8,40,000 एजुकेटर को यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी चीज़ को लेकर के ये ध्यान रख सकते हैं, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। और लगभग 25 मिलियन स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिलेगा डिजिटल क्रिएटिविटी में, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 25 मिलियन आप देख सकते हैं। तो उसी उतने ही बच्चों को यहाँ पे जो है वो लाभ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगला न्यूज़ जो है वो केरला से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो पहली रोबोट टीचर है जिसका नाम क्या है, आइरिस, आप देख सकते हैं रोबोट टीचर आइरिस, यहाँ पे केरला की पहली रोबोट टीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो IRIS आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक तरह से AI टीचर आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका अनावरण यहाँ पे केरला में किया गया है। और ये इंडिया की पहली AI टीचर रोबोट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बेसिकली क्या है, जिनके तरफ से इंटरेक्टिव पर्सनलाइज्ड लर्निंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इंटरेक्टिव और व्यक्तिकृत शिक्षण की यहाँ पे पेशकश करता है, देख सकते हैं। डेवलप्ड बाय मेकल लैब्स की बात यहाँ पे कही जा रही है, मेकल लैब्स द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, IRIS की फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये एक तरह से शैक्षिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए एक आवाज़ सहायक और हेरफेर क्षमताएं आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक वॉइस असिस्टेंट एंड मैनिपुलेशन एबिलिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक तरह से एजुकेशनल इंगेजमेंट को ये क्या कर रहा है, इन्हेंस कर रहा है, बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, देख सकते हैं। उसी को लेकर के बात कही जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यही है कि AI के माध्यम से शैक्षिक प्रथाओं को ये क्या करना है, इसको बदलना है। और जो भारत के अभिनव शिक्षा परिदृश्य में एक बड़ी छलांग का प्रतीक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी को लेकर के ये आपको बात किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। IRIS, इसका अनावरण कहाँ पे किया गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केरल में आपको देखने को मिलेगा। एक तरह से एजुकेशनल इंगेजमेंट को इन्हेंस करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, शैक्षणिक जुड़ाव को यहाँ पे बढ़ाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसी को लेकर के एक आवाज़ सहायक और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनिपुलेशन की एबिलिटीज़ को लेकर के ये वॉइस असिस्टेंट आपको एक रोबोट है, जिसको यहाँ पे अनवील किया गया है केरला में। ठीक है, अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली SC ST कैटेगरी को लेकर के है। और ये बेसिकली ट्राइबल को बढ़ावा देने के लिए, अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए गोवा बिल जो है वो यहाँ पे पेश किया गया है, कैबिनेट के द्वारा यहाँ पे इसको अप्रूव किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने वाला गोवा विधेयक 2024 को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसने जनगणना आयुक्त और चुनाव आयोग को सटीक ST जनसंख्या आंकड़े और निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन प्रदान करने का यहाँ पे अधिकार इनको दिया गया है। तो एक तरह से इसको एम्पावर किया गया है
किस तरह से सेंसस को हम क्या कर सकें, हम सेंसस कमिश्नर हो गए, इलेक्शन कमीशन को हम क्या कर सकें, एम्पावर कर सकें, ताकि एग्जैक्ट हम एसटी के पॉपुलेशन को हम ज्ञात कर सकें कि टोटल आंकड़ा कितना है गोवा में। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है, इक्विटेबल एसटी रिप्रेजेंटेशन की बात कही जा रही है, यानी बराबर का सम्मान देने की बात कही जा रही है, प्रतिनिधित्व देने की बात यहाँ पे कही जा रही है, गोवा की विधानसभा में बात कही जा रही है, ताकि एक तरह से राजनीति को और सशक्तिकरण बढ़ावा दिया जा सके। उसी को लेकर के इसका विधेयक का उद्देश्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एक देख सकते हैं, इसको बूस्ट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका आज का करंट अफेयर था। आई होप आपको आज का करंट अफेयर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस को लेकर के। तो कैसा, आर यू रेडी? वे लोग रेडी हैं? देखिए, आप लोग आंसर्स क्यों नहीं दे रहे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आंसर्स आप लोग दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए, कुछ लोग दे रहे हैं आंसर। पूजा के द्वारा कल आंसर दिया। पूजा सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट्स आप में से एक है, जो सबसे अच्छे से, सबसे एक्टिवनेस में, सबसे जैसे क्लास ख़त्म होता है वैसे उनका आंसर आ जाता है। तो उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट जो है वो टाइमली आंसर करे, और जब भी वो वीडियो देख रहा हूँ, वीडियो ख़त्म होते ही आप कमेंट्स में अपने आंसर को रखें। इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि आपकी मेमोरी पावर कितनी है, आप कितना अच्छे से आपने करंट अफेयर का रिवीजन आपका हुआ है। भले ही एक क्वेश्चन सही हो, लेकिन आप आंसर करें। इससे पता चलेगा कि इससे आपका डे टू डे इम्प्रूवमेंट, आपको खुद रियलाइजेशन होगा कि आपको और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे, अपने आप को बूस्ट नहीं करेंगे, तब तक अपने आप को आप कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे। तो जितना भी क्वेश्चंस का आंसर पता है, उस क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में रखें, और डे टू डे आप देखें, अपने आप को नोटिस करें कि कल आपने अगर 2 आंसर दिया था, आज आप 3 दे रहे हैं, कल आप 4 दे रहे हैं, तो एक तरह से आपका इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है अपने आप में नोटिस करें, अपने आप को टेस्ट करें, ये ध्यान रख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, हम लोगों ने कवर किया था, याद होगा, जूस चैकिंग को लेकर के। तो ये बेसिकली है क्या, बस इसके बारे में आपको बताना है, ये है क्या। क्या शिक्षा से रिलेटेड है, अटैक से रिलेटेड है, फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, क्या है ये, वायरस है, ये आपको बताना है। ठीक है, दूसरा न्यूज़ की बात करें तो भारत की तेंदुओं की स्थिति, 2022 के रिपोर्ट के अनुसार तेंदुआ की सबसे अधिक आबादी जो है वो किस राज्य में है। इसके बारे में भी हम लोगों ने कहाँ कवर किया था, याद आ रहा है, आईएनए में कवर किया था। आईएनए का लेक्चर आप लोग देख रहे हैं? आईएनए का लेक्चर भी आप लोग नहीं देखे थे, आज से आपका आईएनए का लेक्चर रेगुलर आपका रात में 8 बजे होगा। उस लेक्चर को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। जो पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स प्लस मेंस को लेकर के। तो उस लेक्चर्स को कवर करें अच्छे से। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो कौन से दिन यहाँ पे मनाया जाता है, ये मुझे बताइएगा, दिन बताइएगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। फिर रूपा तारक्स, यहाँ पे सिल्वर फिलिग्री, जैसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया था, पढ़ाया ना, जीआई टैग जो है वो किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है, किस राज्य से संबंधित है जिसको यहाँ पे अभी जीआई टैग दिया गया था। अभी लगभग 3-4 दिन पहले ही इसको कवर कराया था, रूपा तारक्स। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नागालैंड में कोयला खनन को विनियमित करने में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। देखिए, टेलीग्राम में जो लोग जुड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम में मैं कुछ मटेरियल्स आपको देता हूँ, क्या आप उसको पढ़ते हैं? पढ़ते होंगे तो बहुत अच्छे से। ये 5th क्वेश्चन का, ये जो 5th क्वेश्चन है ना, ये 5th क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम में, जो पीएससी जर्नी, पीएससी ग्रुप डिस्कशन है, उसमें मैंने कुछ मटेरियल्स आपको दिए हैं। उसी मटेरियल्स में वहाँ पे मैंने आपको एक आर्टिकल के बारे में कुछ मटेरियल आपको दिया था, लगभग आपको एक 400 to 500 वर्ड्स में, उसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। वहाँ से मैंने इसको उठा के दिया है क्वेश्चन। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग उसको सीरियसली पढ़ते हैं। वो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जो मटेरियल्स मैं देता हूँ ग्रुप में, उसको पढ़ें, रिवाइज करें, वो इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा गया है। तो एक तरह से उसको रिवाइज करें, वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आपने उस कंटेंट को पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप उसका आंसर यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो लास्ट 1 वीक से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। लास्ट 1 वीक में कितना एक्टिवली आप सारे चीज़ों को ध्यान से कवर किए हैं, ये उसी के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, और टाइमली आंसर दीजिए ताकि मैं अगले दिन आपका नाम अनाउंस कर सकूँ। बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए डेली करंट अफेयर्स को लेकर के।
बाइलिंगुअल्स में आप लोग को यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।